हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मैटर्स। आज की वीडियो में हम सिविक्स क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 2 करेंगे, विविधता एवं भेदभाव। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, उसके अंदर विविधता, ओनली विविधता था, और ये है सेकंड चैप्टर विविधता एवं भेदभाव। हमारा जो सीटेट का सिलेबस है ना, उसके अंदर सिर्फ विविधता दिया गया है, डाइवर्सिटी, ठीक है ना, पर ये विविधता से रिलेटेड ही चैप्टर है, तो इसलिए हमें इसको भी करना पड़ेगा। क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में यहाँ से भी बनेंगे। तो चलिए भाई, हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, चैप्टर को शुरू करते हैं। हमने हमारा जो हमारी जो सिविक्स की फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था और उसी से इसे कोरिलेट करेंगे। हमने उसमें समझा था विविधता क्या होती है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि विविधता होती तो अच्छी है ना, वो तो समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से ले जाता है, पर विविधता से जो भेदभाव उत्पन्न होते हैं ना, हम उनको इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि विविधता से भेदभाव कैसे रिलेट करता है, ठीक है, और वो किस हद तक ठीक है या गलत है, या कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, या हमें अपने अंदर कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ये सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये है कई चीज़ों पर निर्भर करता है। ये तो है कि हम कैसे हैं और क्या है, वरना अगर ये जो चीज़ें हैं अलग अलग, ये मैटर ना करती तो सभी एक जैसे होते, कोई डिफरेंस ही नहीं होता, किसी में किसी तरह की विविधता ही नहीं होती ना। यहाँ आप डिफरेंस को विविधता से मत, बस का उसका मीनिंग मतलब कि पर्यायवाची मत समझिए कि विविधता का मीनिंग यहाँ डिफरेंस बता दिया है। विविधता अलग चीज़ है, डिफरेंस अलग चीज़ है, ठीक है ना। विविधता होती है कि भिन्न भिन्न, हम एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, थोड़ा सा अलग कैसे हैं। तो यहाँ ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम कैसे रहते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, और ये सब चीज़ें, अब हम कौन सा खेल खेलते हैं, कौन सा त्यौहार मना रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें अब हमें कैसे आती हैं, ये हमारे रहने की जगह यानी भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है, ठीक है ना। भूगोल का मतलब है भौगोलिक स्थितियां हो गई हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस भी रीजन में हम रहते हैं, वहाँ की कंडीशंस, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है ना, भौगोलिक स्थितियां हैं, वो कैसी हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। फिर हमारा बैकग्राउंड, जो हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे हमारे रीति रिवाज या हमारा कस्टम है, या हमारी जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इस पर इफेक्ट डालती हैं, ठीक है ना। तो हमारा भूगोल और इतिहास, हम जो आज प्रेजेंट में है, वो हमारा पास्ट में जो हमारे बुजुर्ग थे वो, और भूगोल यानी हमारी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, इन सब चीज़ों से, भाई हम कहाँ से आए, ठीक है ना, हमारा धर्म जो रहा, या हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कैसे कपड़े पहनते हैं, ये हमारी भौगोलिक स्थितियों में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें, हम क्या हैं और कैसे रहते हैं, इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं। ये हम हमारे लास्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि विविधता क्या होती है, ठीक है ना। चलिए भैया, आगे शुरू करते हैं। अगर आप संक्षेप में इन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है, कि भारत में कितनी अधिक विविधताएं हैं, अगर इन चीज़ों पर ध्यान दें। क्योंकि जो हमारा देश भारत है, अब उसके अंदर आप देखिए, साउथ, जो भारत का साउथ एरिया है, साउथ के लोगों का खान पीन अलग है, पहनावा भी अलग है ना, उनके त्यौहार भी नॉर्थ वालों से थोड़ा अलग है, नॉर्थ एरिया में जो रहते हैं। और फिर नॉर्थ के अलावा आप छोड़ के आप वेस्ट में चले जाइए, ईस्ट वेस्ट एरिया में, सॉरी ईस्ट में, हाँ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आप, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पहनावा, खान पीन, वहाँ की लैंग्वेज अलग है ना। पहाड़ी रीजन है, जो हमारे पहाड़ी एरिया, वहाँ के लोगों की तो शारीरिक जो बनावट है, वो भी हमसे थोड़ा सा अलग है, उनकी आंखें अलग तरह की होती है। तो हम उसको क्या कहते हैं भाई, नेपाल की, भैया हम सबको ही फिर पहाड़ी वाले एरिया लोगों को सबको नेपाली कहने लग जाते हैं, चाइनीज़ कहने लग जाते हैं ना। तो वो इसी वजह से होता है कि क्योंकि नेपाल और चाइना भी पहाड़ी एरिया में टच है, वहीं हमारे बॉर्डर पर टच है, तो वहाँ के लोगों की जो फिजिकली जो बॉडी है, वो उसी तरह से बनी हुई, हाइट कम, आंखें छोटी गड़ी हुई, और थोड़ा सा वो हाइट में कम होते हैं, और गोरा रंग होता है उनका। और नॉर्थ में अलग, थोड़ा सा अलग है, और साउथ के जो लोग हैं वो थोड़ा और अलग है। तो इस मतलब कि फिर वो ही बात आ गई ना, वो हमारी भौगोलिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। संसार में मुख्य 8 धर्म हैं, और संसार में जो है ना, पूरे वर्ल्ड में ही मेन 8 धर्म बताए गए हैं, जिनमें से भारत में उन 8 धर्मों को मानने वाले, अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले, रहते हैं। यानी कि भारत में उन 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये सोचे तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में 8 के 8 धर्मों के लोग रहते हैं। ये ही तो
यही तो विविधता है। पर इसको अगर हम गलत वे में लेके जाएं तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। अब ये देखिए, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे इंडिया के अंदर ही 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, भाई वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है ना। यहाँ 100 से भी अधिक ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, इतनी मात्र भाषाएं हैं। और इस 100 से ज़्यादा तरह के डांस है, मतलब कि नृत्य हैं। हर एक स्टेट का, हर स्टेट में 2 या 3 डांस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग होता है, हर एक स्टेट का डांस अलग अलग है। जैसे आपके पंजाब का भंगड़ा है, कहीं का कर्नाटका का शायद कथक है, ये इस तरह के डांसेस हैं ना, ऐसे इनके नाम हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं है, नहीं बनती। मतलब कि जो ये विविधता है ना, ये हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। विविधता से देखो, अगर किसी भी चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पहलू होते हैं, ठीक है ना। अब हम विविधता का पॉजिटिव पहलू पे ध्यान न देके हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो वही बात यहाँ कही गई है कि विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं। समझिए, जो हमारी तरह ही दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। और कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वो बहुत अजीब, अपरिचित लग सकते हैं। और कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में एक खास तरह की अलग सी राय बना लेते हैं। जैसे जो लोग आपके जैसे दिखेंगे, आप अब एक बात सोचो, अगर 8 या 10 बंदे खड़े हों, उनमें से अगर 2 या 3 एक ही एरिया के रहने वाले हों, जैसे कि नॉर्थ के हैं या साउथ के हैं, तो वो 2 या 3 एकजुट बना लेंगे और जो एक मतलब कि एक तरफ खड़े हो जाएंगे, एक समूह बना लेंगे 2-3, और जो बाकी हैं वो अलग होंगे, ठीक है ना। उनमें भी अगर कोई 2-3 एक एरिया के हैं तो वो अलग गुट बना लेंगे। तो इससे क्या होता है, अब देखिए जैसे कि ये खड़े हैं लोग, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं 1 2 3 ऐसे करके, तो क्या होगा, अगर इन तीनों का धर्म नहीं, एक ही रीजन के हैं, यानी एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे खाना खाते हैं, यानी उनकी भाषा भी एक जैसी है, तो वो अपने आप को इन आपस में सगा महसूस करेंगे, बाकी औरों के अलावा, ठीक है ना। ऐसे अगर इन तीनों की, जैसे ये आपके इस पूर्व से आए हैं, पूर्व वाले एरिया के हैं, भारत के पूर्वी एरिया के, तो अब ये तीनों क्या करेंगे, इनको लगेगा कि हाँ ये मेरे जैसा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी की तरफ खिंचता चला जाएगा, उन्हीं से बातें करेगा, क्योंकि एक तो भाषा उनकी एक जैसी होती है, तो भाषा समझने में आसानी, फिर उनको अपनापन का भाव होता है कि हाँ ये मेरे एरिया का है, ठीक है ना। तो वही बात है, इसी तरह से फिर ये विभिन्न जो भेदभाव यहीं शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो कई बार हम, और जो हमसे अलग होता है वो हमें क्या अजीब सा लगेगा, अपरिचित, अलग से कपड़े पहनने का, अलग थोड़ा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी कि कोई वो ज़्यादा या तो हाइट में कम, आंखें अलग दिखेंगी तो सोचेंगे भैया हमसे अलग है, ठीक है ना। उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के हम सोचेंगे थोड़ा अलग है, तो वो हमें क्या थोड़ा अपरिचित लगेगा, उसके खाने पीने का तरीका अलग होगा, खान पीन अलग होगा कोई, ठीक है ना। तो उस तरह से क्या होगा कि हम उसे अपने से अलग समझेंगे, और हम ये खुद अंदर से ये फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि ये हमारी आज की बनाई हुई नहीं है, ये पहले से ही चलती आ रही है इंसान के अंदर, ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी ने बना रखी है और ये सेट हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये सोसाइटी की बनाई हुई सोच है और ये सेट हो चुकी है कि हाँ भाई वो हमसे अलग है, और यही चीज़ें जो है यही आगे भेदभाव को जन्म देती है, ठीक है ना। चलिए भैया आगे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है, पहले यहाँ जो मेन ये है पूर्वाग्रह देखते हैं। पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह वो होता है मतलब कि हम पहले से ही मतलब कि जज कर लेते किसी बात को। अब जैसे हमने अब ये बात हुई थी कि 8-10 आदमी खड़े हैं, एक जैसे इंसान खड़े हैं, 8-10 इंसान खड़े हैं, ये सोच लीजिए वो अपने भारत के हर कोने से आए हुए हैं, जिसमें से 2-4 एक स्टेट से या एक एरिया से हैं। तो फिर क्या हो गया, हमने पहले से पूर्वाग्रह, यानी हमारे दिमाग में पहले से हमने जज कर रखा है कि ये मेरे जैसा है तो ये अच्छा इंसान है, या ये मेरा अपना है, ठीक है ना। चाहे वो ही हमें चोट पहुंचा दे, चाहे वो ही हमारी सामान की चोरी कर ले, कुछ और भी हो सकता है, पर अगर हम विश्वास करेंगे तो उसी पे करेंगे, ना कि दूसरे एरिया से जो आए हैं, है तो वो इंडिया के ही लोग, है ना, पर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, हम उन पर विश्वास करेंगे जो हमारे जैसे दिखते हैं, चाहे वो हमें चोट ही क्यों ना पहुंचा दे, पर वो हमारे दिमाग में पहले से है कि ये तो अपना जैसा लग रहा है, अपनापन का भाव आता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा पूर्वाग्रह क्या होता है कि हम किसी को पहले से ही उसको अच्छे से जाने समझे बिना सिर्फ ये देख के कि दूसरे एरिया का, यानी कि उसको दूसरा मान लिया,
और अपने दिमाग में ये सेट कर लिया, ये जो हमारे दिमाग में पहले से हमने जज कर लिया उसको कि ये अपना नहीं है, और ये जो मेरे जैसा दिख रहा है या मेरे ही एरिया का है ये मेरे अपना है, ये मेरा फ़ायदा करेगा या मेरा साथ देगा, तो हम उसको अपना मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमने पहले से जो अपने दिमाग में जज कर लिया है ना, वो ही पूर्वाग्रह है कि पहले से हमने उसके बारे में विचार बना रखे हैं। अब जैसे कि यहाँ देखते हैं, पूर्वाग्रह को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले लोगों की तरह देखते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें यही हैं कि ये हमारे दिमाग में पहले से पूर्वाग्रह बने हुए हैं। हमने पहले से ही अपने दिमाग में जज कर रखा है कि गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना, ये सोच रखा हमने उनके बारे में। और जो शहरों में लोग रहते हैं हम देखते हैं कि हाँ ये थोड़े वेल मेंटेन्ड होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, थोड़े, तो हम क्या सोचते हैं कि वो पैसे वाले हैं, है ना, और आलसी हैं, काम नहीं करते हैं, थोड़ा कम काम करते हैं। तो हम जब किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वो ही क्या है, पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। और ये राय क्या होती है, ज़्यादातर नकारात्मक होती है। तो पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वाग्रह, ऊपर क्वेश्चन में पूर्वाग्रह देके नीचे 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, और तब आपको पता होना चाहिए पूर्वाग्रह क्या है। तो पूर्वाग्रह, हम किसी के बारे में कोई राय बना के अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, और यह राय हमारी ज़्यादातर क्या होती है, नकारात्मक होती है। इसी को पूर्वाग्रह कहा गया है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डीप स्टडी करनी पड़ती है एनसीईआरटी की, ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं पल्ले पड़ता। अब देखिए, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह, हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ मिथ बना ली है एक तरह से दिमाग में कि हाँ वो लोग ऐसे हैं, गांव के लोगों का नेचर ऐसा होता है। क्या गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, होते हैं, है ना। गांव के लोग भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, होते हैं भाई, हो सकते क्या है, होते हैं, सुंदर भी होते हैं, अगर वो भी अच्छे से ड्रेसअप करें। तो फिर वही बात आ गई ना कि हमने पर पहले से मिथ बना लिया कि ये तो गाँव का है, ये तो शहर की है, ऐसे करके। अब आगे चलते हैं। जैसे हम यह सोचने लगते हैं कि किसी के काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। अब सीधी सी बात, हमने किसी काम को करने का एक तरीकों को बेस्ट मान लिया है, तो अगर कोई दूसरा इंसान उसी काम को उससे भी अच्छे तरीके से कर सकता है, पर हमारे दिमाग में ये पूर्वाग्रह है, पहले से हमने ये राय बना ली कि इस काम को जो मैं कर रहा हूँ ना, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, है ना। पर जो दूसरा बंदा होता है वो उस काम को और भी अच्छे से कर सकता है, पर हम उसके काम करने के तरीके को अच्छा मानते ही नहीं है, तो इससे हम उसकी इज्जत भी नहीं करते हैं, उसके काम की भी, ठीक है ना। तो वही बात है कि जो हम अपने दिमाग में पहले से सेट कर लेते हैं ना, वो ही हमें सही लगता है। चलिए, उदाहरण के लिए आप सोचिए, अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नकारात्मक रूप से देखेंगे। ये तो भाई होता भी है, आप सब लोगों को पता भी होगा, आपके आसपास भी होता होगा भाई। इंग्लिश बोलने वाले को तो बहुत ही पढ़ा लिखा समझा जाता है, पर इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बोलना इंसान की नॉलेज को नहीं बढ़ाता है। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सिर्फ अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का तरीका होती है, ना कि कोई किसी तरह की नॉलेज गेन करती है, ठीक है ना। अब हिंदी में आप पानी बोलोगे, इंग्लिश में आप वाटर बोलोगे, बात एक ही है, पानी को दिखा रही है, दर्शा रही है, उससे कोई अलग तरह की नॉलेज गेन नहीं की उस बंदे ने। अब ये सोचिए, अगर इंग्लिश, जैसे अमेरिकन्स हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, अब उनको तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं, वो तो इंग्लिश घर बैठे ही सीख जाएंगे क्योंकि उनकी तो मदर टंग है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो इंग्लिश बोलने आया कि नॉलेज, सारी नॉलेज हो गई है। नॉलेज क्लासेस, स्कूल जाना उनको पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज करने पड़ते हैं, हर चीज़ की नॉलेज तो लेनी पड़ती है ना। इंग्लिश कोई नॉलेज गेन नहीं करती। इंग्लिश जैसे हमारी और भाषाएं हैं, हिंदी है, मराठी है, संस्कृत, हर भाषा में पानी का एक अलग नाम है, ठीक है ना। बस वो एक्सप्रेस, अगर आप हिंदी में कहोगे मुझे पानी चाहिए, इंग्लिश में कहोगे मुझे भाई वाटर चाहिए, या और दूसरी लैंग्वेज में आप कुछ बोलोगे, तो मतलब तो एक ही निकलता है कि पानी चाहिए। हर लैंग्वेज का सेम मतलब वही है। तो इससे कोई नॉलेज गेन नहीं हो रही, किसी के ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यही बात सोचने की बात है। पर हम क्या करते हैं कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं ना, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वाह भाई वह इंग्लिश बोल लेता है, पता नहीं क्या तीर मार लिया। अरे बोल तो वही बात रहा है जो तू आप हिंदी में बोलोगे वो इंग्लिश में बोलेगा, सेम एज इट इज़ बात बोल रहा है ना। तो भाषा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है।
पर ये क्या है, ये हमारे पूर्वाग्रह हैं, हमारे दिमाग में सेट हो गए, ये हमारे पूर्वाग्रह बन चुके हैं, ठीक है ना। ये हमने राय बना रखी है, हमने पहले से ही इंग्लिश बोलने वाले के बारे में अपने दिमाग में जज कर रखा कि हाँ ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट बंदा है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी के रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं। अब हम इंसान को सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, वेल मेंटेन है, हम जज कर लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, कोई बड़ी पोस्ट पे। अब एक अनपढ़ आदमी है या कोई कम वो है, उसको अगर वकील के कपड़े पहना खड़ा कर दो तो क्या वो वकील बन जाएगा? पर ये दिमाग में सेट है ना कि हाँ भाई काला कोट है, वकील है, तो वो क्या पूर्वाग्रह है, हमारे दिमाग में पहले से बैठा हुआ है। तो हम उन लोगों को उनके धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रंग आदि में जैसे वो कपड़े पहनते उसी से हम पहले उनको जज कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा इन्होंने बताया, जैसे ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह क्या बने हुए हैं कि आधे से ज़्यादा भारतीय ग्रामीण हैं। कोई बात नहीं भाई, क्या दिक्कत की बात है, ग्रामीण है, क्या कमी है ग्रामीणों में? पर ये लोगों को मतलब बताने का तरीका बता रखा है इसमें। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। वो गया भाई टाइम, आज के टाइम में जाके देखो गांव में आपके शहरों से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटा काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों में आते हैं। तो ये हमने क्या बना रखा है, पूर्वाग्रह, कि 12 से 14 घंटे तक वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो काम की तलाश में ही शहरों से गाँव में आते हैं। भाई शहरों में ज़रूरी काम की तलाश में आएंगे, अच्छी एजुकेशन के लिए आ सकते हैं आते तो हैं भाई, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आ सकते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसे ही शहरी लोगों के बारे में भी पूर्वाग्रह बने हुए हैं। क्या शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए आलसी होते हैं? ऐसा होता नहीं है भाई, ये बना रखा पूर्वाग्रह। भाई काम तो इनको भी करना पड़ता है, शहर में तो और भी ज़्यादा महंगाई है, तो और भी ज़्यादा कमाना पड़ता है। शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। भाई काम चाहे गाँव में करो चाहे शहर में करो, टाइम तो उतना ही निकलता है फैमिली के लिए। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। अब ये क्या, ये सच थोड़ी है, पर ये पूर्वाग्रह बने हुए पहले से, मतलब कि दिमाग में सेट है, ये प्रीजुडिस, बल्कि हमने पहले से इसको जज कर रखा है दिमाग में कि शहरों के लोग ऐसे होंगे, गाँव के लोग ऐसे होंगे। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में चला जाता है। बात तो सही है भाई, तो कुछ बातें सच है ना, ऐसा नहीं है कि सारी गलत हैं भाई। जो हमने पहले से दिमाग में राय बना रखी है तो उनमें से कुछ तो सच भी हैं। वो कहते हैं हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो वही बात है कि हर बात सच भी नहीं है और हर बात झूठ भी नहीं है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम दूसरों को दुख दे देते हैं। भाई ठीक है, हमने हमारे दोस्त में अगर किसी के बारे में नेगेटिव इमेज बना ली किसी के बारे में हमारे दिमाग में, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ जल्दी से दोस्ती नहीं करेंगे। हम देखेंगे भाई अब हमने एक तरह के लोगों के बारे में नेगेटिव इमेज बना ली है, तो हम क्या करेंगे, उस इंसान से चाहे वो कितना ही लाख गुना अच्छा हो, कितना ही अच्छा हो, पर हम उससे क्या करेंगे, जल्दी से दोस्ती भी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में उसमें जो पहले से हमने उसका राय बना रखी है ना उसके बारे में, वो हावी हो जाएगी। नहीं भी इसके साथ ऐसा नहीं करना, इनका कोई भरोसा नहीं है, या अच्छे नहीं है या बुरे हैं, इस तरह से हमने जो राय बना ली उस लोगों के बारे में, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करते हैं। और ये सामने वाले को तो दुख पहुँचता है ना भाई, इंसान तो वो भी हमारे जैसा ही है, फीलिंग्स तो उसकी भी हैं। हमने अपने दिमाग में जज कर लिया कि हम अच्छे हैं, वो अलग है, हमसे अलग है, दूसरे स्टेट से या दूसरे तरह का दिखता है, अलग खाना खाता है ना। तो इस तरह से हमने क्या, उससे थोड़ा कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, अब ये भी पहले से हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में सेट कर रखा है, सभी के दिमाग में। सोसाइटी में क्या, समाज के अंदर सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके दिमाग में एक बात सेट हो चुकी है कि समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। भाई जैसे हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आपस में कई लोग कहेंगे कि हम तो लड़के हैं या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, हम तो ऐसे, यहाँ तो ऐसा ही होता है। सोचने वाली क्या बात है। अब सोचिए, इसको समझिए एक बार। जैसे कि अब सीधी सी बात है, पहले कहते हैं लड़की पराया धन है। अब वो पैदा होती है, जब अपने माथे पे लिखवा के तो नहीं आती है ना कि वो पराया धन है, पर ये हमारे समाज में ये नियम बना हुआ है कि लड़की को शादी करके लड़के के घर जाना पड़ता है, इसलिए उसको पराया धन कह दिया। जरूरी तो नहीं है, अगर शुरू में ये नियम उल्टा होता तो क्या लड़की पराया धन होती है कि लड़का लड़की के घर जाता। तो वही बात है, जो समाज में पहले से बन गई हैं बातें, हमने वो समाज जो हमारी सोसाइटी ने बना रखे हैं जो नियम, उनको हमने अपने दिमाग में सेट कर लिया है। और वही पूर्व, ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि लड़की जाए, भी ना भी जाए ज़रूरी है,
पर जो शुरू से चली आ रही है ना प्रथा, उसके खिलाफ जल्दी से कोई जा नहीं सकता। चलिए भैया कुछ बातें दी गई उनको समझते हैं। जैसे अब ये देख लीजिए, ये लड़की लड़कियों में डिफरेंस भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ये वो बहुत ही सुशील है। अब हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह बना हुआ है, पहले से हमारे दिमाग में राय है सुशील कौन होगी भाई, लड़की, तो ये लड़की होगी भाई सुशील है। तो उसके बात करने का तरीका बहुत ही सौम्य और मधुर है, तो ये लड़का थोड़ी हो सकता है भाई, वो बहुत ही सॉफ्ट प्यार अच्छे तरीके से बोलती है, बहुत मीठा बोलती है, तो वो कौन होगी भाई, लड़की। दिमाग में पहले से अटन ये बात आती है, हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो लड़की है ना। वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, यानी कि शरीर से बहुत ही ताकतवर है, तो ताकत का नाम आते ही सोचेंगे भाई लड़का है, वो तो क्या है, लड़का। वो शरारती है, शरारती के नाम से हम क्या सोचेंगे, लड़का है। वो नृत्य करने में और चित्रकारी में निपुण है, यानी डांस करने में और पेंटिंग्स बनाने में निपुण है, तो हम सोचेंगे भाई लड़की है, ऐसे काम तो लड़कियां करती है। तो ये ऐसे काम लड़कियां करती है, ऐसा काम लड़का करता है, ये जो बातें हैं ना, ये क्या है, हमने लड़के और लड़कियों के बारे में पहले से ही ये अपने दिमाग में जमा के रखी बातें। अगर कोई लड़की घर के काम ना करके बाइक चलाना या कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ करे, ठीक है ना, कुश्ती वगैरह, ये तो उनको क्या कहते हैं, ज़्यादातर नहीं कहते हैं कि सुधर जा, ऐसे मत कर, कल ससुराल जाएगी, तेरी सास डांटेगी, तेरे परिवार वाले गुस्सा करेंगे, खाना बनाना सीख ले, घर में भाई लखन ले ले, है ना, ऐसे बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में। तो वही बात है कि ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से सेट हो रखी हैं कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, और ये सोसाइटी ने बना रखे हैं ये नियम, ठीक है ना। खाना पकाने में निपुण कौन हो भाई, खाना पकाने में निपुण लड़की हो, ठीक है ना। खेल में निपुण कौन हो भाई, लड़का हो। उद्यमी कौन हो, मेहनती कौन हो, लड़का हो। रोते नहीं हो, कौन नहीं रोएगा, लड़का। भावुक है, भावुक कौन होंगे, यानी इमोशनल ज़्यादा कौन होती है, लड़कियां। तो ये अब ऐसा तो नहीं है लड़की भावुक नहीं होती, लड़के भी रो सकते हैं भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लड़के नहीं रोते, अगर उनको दर्द तकलीफ हो तो वो रो सकते हैं। पर समाज ने बना दिया तो बेचारे अपने आप को समझा लेते हैं कि तो लड़का है, रोना नहीं, रोना नहीं। चलिए भाई अब देखिए यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, अब यहाँ देख लेते हैं। अब वो एक लड़के लड़कियों के अंदर हमने समझा कि किस तरह से हमने अपनी पहले से राय बना रखी है। अब यहाँ ये देखिए, आपको पिक्चर्स में आपको देखिएगा, ये बच्चे दिख रहे हैं, है ना। ये क्या है, फिजिकली थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम्स हैं, तो ये क्या है, ये इनको विकलांग कहते हैं। पहले इनको विकलांग कहा जाता था पहले, पर अब इनको विकलांग नहीं कहा जाता, अब इनको स्पेशल नीड, यानी कि ऐसे बच्चे कहा जाता है जो जिनको खास ज़रूरत हो, खास ज़रूरत वाले बच्चे, स्पेशल नीड वाले बच्चे कहा जाता है। अगर इसके पैरों में कोई दिक्कत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सारा बॉडी स्ट्रक्चर खराब है भाई, इसका दिमाग भी खराब है या ऐसा कुछ नहीं है। अगर पैरों में दिक्कत है तो कोई बात भी, चल नहीं सकता ना नॉर्मली, इसको स्पेशल ज़रूरत है बैसाखी की या सीट इनकी चेयर्स की, पर इसके हाथ सही सलामत है, दिमाग सही सलामत है, ये ऑफिस में बैठ के काम कर सकता है, पेंटिंग्स बना सकता है ना, बच्चों को पढ़ा सकता है, क्योंकि माइंड की जरूरत होती है पढ़ाने के लिए। तो अगर पैर काम नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं इसका दिमाग भी काम नहीं करता है, ठीक है ना। पर हमारे दिमाग में ये बना हुआ है थॉट कि अरे बेचारा ये तो विकलांग, बेचारा नहीं है भाई, वो उसको स्पेशल नीड है, जैसे सबको होती है, हमें भी किसी चीज़ की स्पेशल नीड होती है, इसी तरह से इनको भी किसी तरह की स्पेशल नीड है, स्पेशल ज़रूरत की इस चीज़ की इनको, इनकी ज़रूरत है कि भाई इनको बस आने जाने में चलने में प्रॉब्लम है, बाकी बॉडी जो बाकी की जो शरीर है, इसका शारीरिक ढांचा है वो तो एकदम फिट है ना, और वर्क काम तो कर सकता है, ये बस चल ही तो नहीं सकता, हाथों से काम कर सकता है, अपने माइंड से एक्टिव हो सकता है, दिमागी तौर पर अच्छा आईएएस बन सकता है, कोई अच्छे और कंपनी में अच्छा मैनेजर वगैरह बन सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है ना, इस तरह के काम तो कर सकता है, क्योंकि उसमें दिमाग और हाथों की ज़रूरत होती है। चलिए भाई और आगे चलते हैं। अभी हमने जैसे वो लड़का लड़कियों के बारे में पढ़ा था कि वो कथन है कि वो रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों में या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़के गिर जाते हैं तो सिखा दिया जाता है, ऐसा नहीं वो नहीं रोते हैं। लड़का जब छोटा होता है, पैदा होता है, रोता नहीं है, रोता है, पर उसको बाद में जैसे जैसे सोसाइटी में रहते हैं सिखा दिया जाता है। जैसे बचपन में जब लड़का गिरता है तो उसको कहते हैं, माता पिता और परिवार वाले कहते हैं, अरे चुप हो जा, तू तो लड़का है, रो मत, ऐसा बोलते हैं ना। लड़के तो बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। अब शुरू से आप एक बात को दिमाग में घुसाए जाओगे तो लास्ट तक तो दिमाग में सेट हो जाएगी, तो लड़का है, लड़के रोते नहीं, उसको बेइज्जती सी महसूस होगी। तो यही तो हो गया ना कि उसके दिमाग में हमने पहले से ये पूर्वाग्रह बैठा दिया है। तो आपको पूर्वाग्रह समझ आया होगा कि पूर्वाग्रह क्या होता है, ठीक है ना। पूर्व आग्रह पहले से ही बता देना। अब वो जैसे बड़ा होगा तो वो रोने लगेगा, तो उसको विश्वास है कि लड़के तो रोते नहीं है, तो बेचारे को रोना आएगा तो भी नहीं रोएगा। यहाँ तक कि
अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी अपने आप को रोक लेगा, ठीक है ना। लड़का मानता है कि रोना कमजोरी है। चलिए भाई, इसमें तो यही दिया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं और वो सब चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं आगे, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। अब ये रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है, इनको देख लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं, अभी तक तो हमने पूर्वाग्रह पढ़ा, आपको पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं में डिफरेंस समझ होना चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं वो होती है जो हम किसी एक आदमी की वजह से, एक अगर गलत है तो हम पूरी सोसाइटी को गलत बता देते हैं, वो होते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है ना। अगर देखिए, मैं किसी धर्म पर कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कोई टेररिस्ट है, अगर हमें पता है टेररिस्ट मुस्लिम है, तो हम आगे हमारे दिमाग में ये थॉट बन जाएगा कि टेररिस्ट के कौन होते हैं, मुस्लिम ही होते हैं टेररिस्ट। बाकी टेररिस्ट आपका हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है टेररिस्ट, है ना। पर ये जो धारणा बन गई है ना, ये ही हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं कि हमने अगर देख लिया कि एक आदमी गलत काम कर रहा है तो हमने उस पूरी कौम को गलत बना दिया। हम तो ये हमारी धारणाएं बन गई हैं आज के टाइम में, तो इन्हीं को रूढ़िबद्ध धारणाएं कही गई है। आगे चलो, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। प्लीज़ कोई किसी भी धर्म के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है ना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो वो ही रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है ना। जैसे कई बार हम किसी खास देश, धर्म या लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। पर ऐसा तो नहीं है ना भाई, कंजूस तो हर धर्म में होते हैं, हर देश में होते हैं, है ना। हर कंजूस औरतें भी हो सकती हैं, आदमी भी हो सकते हैं, तो लिंग भी हो गया ये। तो पर हमने क्या कर दिया कि भाई ये आदमी कंजूस है या औरतें कंजूस होती हैं, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अरे नहीं, वो लोग, उस धर्म के लोग तो कंजूसी करते हैं, है ना। तो एक की वजह से हम सभी को यानी कि हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। यही हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में हमारे मन में एक पक्की धारणा बन जाती है। हर देश, हर धर्म में कंजूसी, अपराधी, बेवकूफ़ मिल जाते हैं। भाई अपराधी है, वो कोई क्रिमिनल है, तो वो कोई किसी खास जात से, किसी खास लिंग से, किसी खास धर्म से रिलेटेड थोड़ी है। हर जात में अपराधी मिल सकता है। भाई कोई कास्ट है, हर कास्ट में आपको अपराधी, क्रिमिनल्स मिल जाएंगे। हर देश में क्रिमिनल्स होते हैं। अगर एक ही देश में क्रिमिनल होते तो फिर दूसरे देशों में तो जेल वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो वही बात है। पर ये हमारी धारणाएं बन गई हैं, जैसे सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में ऐसा काम करते हैं। अगर समूह का एक आदमी खराब काम करता है तो इसका मतलब पूरा समूह गलत नहीं है, ठीक है ना। पर हमारी धारणा बन गई, जैसे हम बोल देते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, वही यहाँ कहावत सिद्ध हो रही है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। अब ये धारणा बन चुकी है, हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के पास भी उसके कुछ खास गुण हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कि लड़कियों के बारे में भी धारणा बनी हुई है, वो तो पूर्वाग्रह था। अब धारणा है कि वो सिर्फ घर का काम करेंगी, शादी होकर ससुराल जाएंगी, फैमिली संभाल लेंगी, बच्चों के संभाल लेंगी, है ना। धारणाएं बनी हुई है। पर क्या एक लड़की ट्रक ड्राइवर भी बन सकती है, गाड़ी चला सकती है, ट्रक चला सकती है, हवाई जहाज चला सकती है, हेलीकॉप्टर चला सकती है, बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर सकती है, मशीनें बना सकती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती है, हर काम कर सकती है। उसके अंदर अगर वो कैपेसिटी है तो, है ना, वो ये काम कर सकती है। पर ये हमारी धारणा बनी हुई है कि नहीं, अरे क्यों इतना टाइम खराब कर रही है, इतने पैसे इसके कोर्सेज में लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, अरे इसको तो शादी करके घर में खाना ही बनाना है, इतना पढ़ा लिखा के कराना क्या है। ये क्या हो गई, हमारी धारणा है ना। तो वही बातें बताई गई हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार खांचे में जड़ देती है। अब ये भी नहीं है कि भाई हर लड़की ये काम कर सकते, भाई किसी में किसी तरह की कैपेसिटी है, किसी में किसी तरह की कैपेसिटी है, हर इंसान में होती है, ये लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई। और इन सब बातें, जो ये धारणाएं हैं ना, इन सब का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको शायद करने की हमारे अंदर काबिलियत होती है। अब लड़कियों के बारे में धारणा बन गई है तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, उनको अब किसी में काबिलियत नहीं है उस काम को करने की, 2 4 5 लड़कियों में, तो अब ये बना दिया कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी, घर संभाल लेंगी, वो ये गाड़ियाँ नहीं चला सकती, ट्रक नहीं चला सकती या हेलीकॉप्टर्स नहीं चला सकती। तो उनकी अगर किसी में कैपेसिटी है तो भी वो इन धारणाओं की वजह से वहीं रुक जाती है कि ये सुन के कि नहीं, वो ये नहीं कर सकती,
है ना, चाहे वो कर सकती हो पर फिर भी वो ऐसा सुन सुन के नहीं कर सकती है, तो उसकी काबिलियत को भी वहीं रोक दिया जाता है। अब जैसे कुछ मुसलमानों में, अब ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि जब स्टडीज़ हुई है ना, उनसे पता चला है कि ज़्यादातर मुस्लिम क्या वो गरीब हैं, और गरीबी की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, उनको स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जैसे बच्ची बड़ी है और बच्चे छोटे हैं, गरीब है घर परिवार, माँ बाप काम के लिए जा रहे हैं, छोटे बच्चे पीछे रह जाते हैं, घर का कुछ काम रह जाता है, तो बच्ची फिर उनको संभालने में लग जाती है, तो उसको स्कूल से निकाल लिया जाता है, तो उसका कारण गरीबी होता है। हाँ, शुरू में किसी एक दो बच्चों को नहीं पढ़ाया गया होगा, कोई रीज़न और रहा होगा, तो पर अब वो सबके बारे में उन्होंने यही धारणा बना ली कि मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ाते हैं अपनी बच्चियों को, है ना। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में यही समझाया गया है कि गरीब तथा जहाँ पर भी गरीब तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजा। और जहाँ शिक्षा फ्री में मिल रही है, भाई ज़्यादा गरीब है तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में या ऐसी जगह भेज सके, पर जहाँ शिक्षा फ्री मिल रही है, बुक्स मिल रही है ना, यूनिफॉर्म स्कूल की मिल रही है, स्कूल में खाना मिल रहा है, ये सारी फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड की गई है तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा है। जैसे उदाहरण में क्या, आपके केरला में जो आपका केरला है, वहाँ क्या मुस्लिम भी हैं, पर वहाँ के स्कूल क्या है, घर के पास हैं। सरकारी स्कूलों में भी बसों की सुविधाएं हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। अब जो आपका केरला है वो शिक्षा में सबसे आगे है ना, वहाँ जनता सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो यही है कि वहाँ की 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं, ठीक है ना, शिक्षक हैं वहाँ, बल्कि 60% से ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और वो शिक्षक हैं। बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद मिलती है, जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल है। दूसरे राज्यों में ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं, इसलिए वहाँ के परिवार में बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वो मुसलमान हो, जनजातीय हो या अन्य किसी सूची के हों, ठीक है ना। तो इसमें स्पेसिफिक कोई एक कास्ट नहीं आती है या एक धर्म नहीं आता है, पर हमने जो धारणा बना ली ना, उसके अकॉर्डिंग ये सब चल रहा है। अब आ जाते हैं असमानता और भेदभाव। अब तक हमने पूर्वाग्रह को पढ़ा, पूर्वाग्रह क्या होता है, फिर रूढ़िबद्ध धारणाएं पढ़ी हैं। अब ये जो है ना, ये ही अब हम ये पढ़ रहे हैं, तो ये विविधता में असमानताएं कैसे आ रही हैं, विविधता से। अब दूसरा धर्म है तो हमने कह दिया मुस्लिम धर्म की लड़कियां पढ़ती नहीं है, या लड़की है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है, तो ये ही तो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव। यहीं से भेदभाव शुरू होता है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर ही व्यवहार करने लग जाते हैं। खुद से आज जो प्रेजेंट में है उसे ना सोचकर, जो पहले से चला आ रहा है, जो समाज ने नियम बना दिए हैं, या जो पूर्वाग्रह जो हमने पहले से अपने दिमाग में लोगों को जज कर रखा है, जो हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर आज प्रेजेंट में जी रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी से क्या हो रहा है, भेदभाव शुरू हो रहा है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते हैं, या कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, ठीक है ना, या जिस एक कप में आपने एक गिलास में चाय पी है उसमें दूसरे को नहीं पीने देते, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भेदभाव है। और ये कहाँ होता है भाई, ये भेदभाव होता है मेन तो ज़्यादा कास्ट पर, जात पात पर, ऊंच नीच, छुआछूत, इस तरह से कि हम ऊंचे हैं, ये लोग नीचे हैं, ठीक है ना, हमारी जाति ऊंची है, ये नीचे जाति के लोग हैं, ये अछूत है, इनको हाथ नहीं लगाना, इनको छुआ तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। अब तो बहुत ख़त्म हो चुका है, पहले ऐसा बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट लोगों पर बहुत पड़ता था। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने ये सब सहा है और उन्होंने ही इसके खिलाफ कदम उठाया, वो ही इसके खिलाफ खड़े हुए थे। और आज जो इतना दलितों में सुधार हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से हुआ है। भेदभाव कई कारणों से हो रहा है, ठीक है ना। आपने यदि पिछले पार्ट में, बल्कि पिछले लेसन जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें समीर 1 और समीर 2 की एक स्टोरी थी, मैंने आपको बोला था कि आप खुद से पढ़ लेना, उसमें स्टोरी है, तो स्टोरी में समझाया गया था भाई कैसे एक लड़का है, उसका नाम भी समीर है, दूसरा लड़का उसका नाम भी समीर है, पर एक गरीब है, एक अमीर है, एक अलग धर्म का है, दूसरा अलग धर्म का है, एक अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है। उनमें इतनी विविधताएं हैं, इतने विविधताएं होने के बाद भी वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना, अच्छे दोस्त हैं। तो ये विविधता का अच्छा रूप है। और अगर वो एक समीर सोचता कि तो गरीब है, दूसरे धर्म का है, अनपढ़ है, तो वो उससे दोस्ती ना करता, तो ये हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है ना। तो ये उस स्टोरी के बारे में यहाँ बताया गया है। अब देखिए
मतलब कि समीर, दोनों समीर, एक गरीब है एक अलग है। ये चीज़ जो गरीब है ना, वो विविधता का पहलू नहीं है भाई। धर्म अलग है मान लिया, ठीक है, ये विविधता का पहलू है। कपड़े अलग पहनता है, ये विविधता का पहलू है। पर वो गरीब है, गरीब होना कोई विविधता नहीं है। गरीब होना असमानता है, इक्वालिटी, अनइक्वालिटी है ये, ठीक है ना, असमानता। बहुत से लोगों के पास खाने, कपड़े और घर की जरूरत, मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भाई गरीब लोगों के साथ अब गरीब लोगों के साथ तो भेदभाव होता है। अगर उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, कंडीशन बेहाल है उसकी, तो उसको देख के दूर हो जाते हैं लोग। ठीक है दूर रहे, वहीं रहे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो उसके बारे में हमने अपने मन में अलग से धारणा बना ली। अब वो धारणा जो है कि गरीब है या ऐसा है, ये हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, और उन धारणाओं के आधार पर हम उनके साथ भेदभाव शुरू कर देते हैं। तो ये जो पूर्वाग्रह है, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं बनती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं से फिर हमारी असमानता जन्म लेती है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विविधता कैसे? जैसे कि यदि उस समुदाय के सदस्य किसी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से यदि वह गरीब है, उनके पास उनकी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। अब ये कहाँ होता है? ये आपके जनजातीय एरिया के जो लोग हैं, जो जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, उनके साथ होता है। एक तो हम उनके जो रीति रिवाज हैं या उनके जो संस्कृति हैं, उनको अच्छा नहीं समझते, है ना। सोचते हैं कि भाई ये तो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब हैं, ठीक है ना। इन सब तो ये डबल हो गया ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव जो है वो डबल तरीके से हो गया। एक तो विविधता है कि वो हमसे अलग हैं, भाई उनकी संस्कृति अलग है, ये तो हो गई विविधता। और वो गरीब हैं, ये हो गई असमानता। आपको विविधता और असमानता में डिफरेंस पता होना चाहिए। असमानता होता है कि वो आपसे किस तरह से अलग है, विविधता होता है भिन्नता, और असमानता हो गई कि वो गरीब है और आप अमीर हैं, बस ये, ठीक है। तो ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों को, कई धार्मिक लोगों को, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब देखिए, भेदभाव का सामना करने पर अब आपको भेदभाव का सामना करना चाहिए भी। कैसा होता है? तो अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं भाई, ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि हर कोई ऑफिस में जाके बैठ से जाए भाई। किसी को किसी तरह का काम, कोई सफाई का काम, कोई मैला ढोने का काम, कोई बर्तन साफ करने का काम, मछली पकड़ने का, कोई ये मिस्त्री जो मकान बनाते हैं ये काम हो गया, है ना। इस तरह से अलग अलग काम करने पड़ते। कोई खेती कर रहा है, अब सब ऑफिस में बैठ जाएंगे, कोई खेती नहीं करेगा, अनाज और सब्जियां कहाँ से आएगी? फिर खाओगे क्या भाई? क्या फाइलों के पेज खाओगे? वही बात आ गई ना। तो वो जैसे कि कोई पढ़ा रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, इस तरह से अलग अलग काम करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, और इसी से भेदभाव पैदा हो जाता है। अगर कोई सफाई का काम कर रहा है तो उसके लिए बुरा भाई, छोटा, उसको छोटा फील कराते हैं भाई, तू तो छोटा है, तेरा तो काम छोटा है, नीचा काम है, तू सफाई करता है। अगर वो सफाई नहीं करेगा तो फिर हाल क्या होगा देश का या घरों का? सफाई भी तो जरूरी है। फिर तो ये होगा कि भाई सबको अपनी सफाई खुद करनी पड़ेगी। वो सफाई ना करे, सभी ऑफिस में चले जाओ। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको अच्छा माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, इनको क्या कहते हैं? इन कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है, नीचे समझते हैं इन कामों को। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब जाति में शुरू में जैसे काम होते थे भाई, किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया, कुछ काम शुरू किया। शुरुआत जब हमारे समाज में जब जातियां नहीं बटी हुई थी, ठीक है ना। पर उसके बाद जैसे किसी ने मैला उठाने का काम किया, किसी ने ग्रंथों को पढ़ने का काम किया, किसी ने देश मतलब कि सैनिक वगैरह बने, तो इस तरह से क्या हो गया, जातियां बट गई कि कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो उसकी अलग जाति बना दी, कोई मैला उठाने का काम कर रहा है उसकी अलग जाति बना दी, कोई बाल काटने का काम कर रहा है उसकी अलग जाति बना दी। अब ये नहीं है कि उस जाति में पैदा हुआ इंसान सिर्फ जैसे बाल काटने वाला वो बाल ही काटेगा, या सफाई करने वाला वो सफाई करेगा। क्यों भाई? उसके अंदर भी टैलेंट हो सकता है, वो भी IAS IPS बन सकता है, या ऊंची पोस्ट पर बन जा सकता है, अच्छे काम और भी ऊंचा काम कर सकता है। पर ये जाति की व्यवस्था बन चुकी है कि इसलिए उस जाति में रहने वाले लोग वही काम करेंगे। पहले यही सोच थी लोगों की, अब बदलाव आ चुका है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना है, उसके बाद जो नियम बनाए गए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले, उसके बाद ये चेंजेस आए हैं। उससे पहले क्या था कि जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी जाति से रिलेटेड काम करता था, ठीक है ना। तो जाति व्यवस्था ने लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा था। सीढ़ी के रूप में जैसे इसमें बताया कि भाई पायदान बना दिया, मान लीजिए ये सीढ़ी है, ये नीची जाति,
ये करेगी सफाई का काम, थोड़ा इससे ऊपर आ गया भाई बाल काटने का काम, कपड़े धोने, इस तरह के काम, और ये करती थी सफाई का काम, मैला उठाना। ये उससे ऊपर और अच्छे काम, उससे ऊपर सबसे ऊपर होती थी आपकी ब्राह्मण जाति, वो धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे। उसके लिए क्या होता है, मंत्रों को उच्चारण करना, ग्रंथों को पढ़ना, उसके लिए आपको ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आपको उन ग्रंथों का और मंत्रों के बारे में नॉलेज हो, आप उनको वो सब अच्छे से धर्म के बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इसमें यही बताया गया है भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं। जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, जो मैंने आपको बताया, जिसने अपने आप को एक सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उसे ही ऊंची जाति और उत्कृष्ट जाति कहा जाता था। जिन समूहों को इस जाति के आधार, देखिए जाति के आधार पर पहले क्लास, तो इसमें भी पहले बहुत अब नहीं होता, पर पहले जो नीचे जाति के बच्चे थे ना, जैसे यहाँ बैठा रखे, इनको अलग बैठाया जाता था। और बच्चों ने जहाँ चप्पलें निकाल रखी ना, वहाँ ये बच्चे बैठे हैं, और दूसरे बच्चे जो ऊंची जाति के बच्चे हैं वो आगे, पहले तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, पर जब बच्चे पढ़ते थे तो उनको ऐसे पीछे बैठाया जाता था। और भीमराव अंबेडकर जी ने ये सब चीज़ें फेस की थी, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी थी, तभी तो उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ, इस ऊंच नीच छुआछूत के खिलाफ, इस जाति व्यवस्था के खिलाफ कदम उठाए थे। देखो अब ये यहाँ बता रहे हैं कि जो इस सीढ़ी, जो वो सीढ़ी बनी हुई है ऊंच नीच की, छोटी जाति बड़ी जाति की, उसकी जो सबसे नीचे जो है ना, उसे ही अछूत और अयोग्य कहा गया है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई और काम करने की इजाज़त नहीं थी। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वही सब बातें इसमें यहाँ बताई गई हैं। जैसे कि नीची जाति हो गया, सिर्फ कचरा उठाना, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। ऊंची जाति के लोगों में उन्हें ना घर में घुसने दिया जाता था, ना गांव का कुएं से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। उनके लिए तो अलग से कुआं होता था या अलग जगह होती थी, भाई वहाँ से पानी लाओ। ना उनको मंदिरों में घुसने की इजाज़त थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ भी नहीं सकते थे, जैसे अभी हमने उस डायग्राम में देखा। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को अधिकार हासिल था। उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा, ठीक है ना, ऊंची जाति के लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ ये देखिए, इन्होंने बताया कि अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे कि भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। जो भीमराव अम्बेडकर जी की मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने इसी तरह से, उनकी ही तरह बहुत ज़्यादा लोगों को भी इस तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। भारत के एक महान नेता भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई है कि 1901 में जब वो केवल 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र में, हाँ यहाँ दिया गया, महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने गए। बड़ी देर तक इंतजार किया पर कोई नहीं आया। भाई स्टेशन पर वो उतरे, जैसे ही मतलब कि अपने भाइयों के साथ अपने फादर से मिलने गए, तो वो स्टेशन पर उतरे ट्रेन से, तो वो अच्छे कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि वो नीची जाति से थे, पर उनके पास पैसे की ज़्यादा किल्लत नहीं थी, ठीक ठाक काम था उनका पैसों का। तो उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो स्टेशन मास्टर को क्या लगा कि हाँ भाई ये थोड़ा अच्छे घर के लग रहे हैं, लग नहीं रहे थे नीचे जाते के। तो स्टेशन मास्टर ने देखा भाई बच्चे हैं, आराम से बात की, उनको बैठाया और बैठा दिया। तो स्टेशन मास्टर ने पूछा कि स्टेशन मास्टर ने उनसे टिकट मांगे। उन्होंने टिकट दिखा दिया और कहा कि यहाँ क्यों रुके हो। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ से कोरेगांव जाना है और हमारे पिताजी या उनके नौकर का आने का इंतजार कर रहे हैं कि भैया तो हमारे पापा हमें लेने आएंगे या उनके नौकर आएंगे, लेकिन उन दोनों में से अभी तक कोई नहीं आ पाया है यहाँ पर। हमें पता नहीं हम कोरेगांव कैसे पहुँचेंगे। और उन्होंने वो बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो हमारे कपड़ों को देखकर और हमारी बोली को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं, अछूत लोग हैं, भैया अछूत के बच्चे हैं। निश्चय स्टेशन मास्टर को लगा होगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और वो हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुआ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल सोचे मेरे मुंह से, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि मेरे मुंह से निकल गया कि मैं महार जाति से हूँ, हम महार हैं। बम्बई प्रांत में उस महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। किसको? स्टेशन मास्टर एकदम भौचक्का रह गया जब उन्होंने कहा कि हम महार हैं। किन्होंने? भीमराव अम्बेडकर जी ने। जब स्टेशन मास्टर ने पूछा कि भैया आप कौन हो, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने एकदम से बोल दिया कि मैं महार जाति से हूँ। तो उसको बहुत धक्का लगा कि वेल मेंटेन है, अच्छे कपड़े पहन रखे, बोली अच्छी है, वो तो ब्राह्मण सोचे बैठा था, है ना। सिर्फ
एक बताने भर से कि मैं महार जाति का हूँ, उसको इतना धक्का लगा कि वो भौचक्का से रह गया और बहुत देर तक वहीं चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसको उसके मन में ना एक अजीब सी घृणा के भाव पैदा हो गए उनके बारे में दिमाग में। अब तक जो उनकी अच्छे से बात कर रहा था, ब्राह्मण समझे बैठा था, अब अचानक से सिर्फ ये कहने से कि हम महार हैं, उसके मन में इतने घृणा के भाव आ गए। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वो अपने कमरे में वापस चला गया और वहीं खड़े रहे। और 15 से 20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप गया। पिताजी नहीं आए, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के फादर वहाँ नहीं आए, ना ही उनका कोई नौकर उन्हें लेने आया। तो स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया और वो बच्चे काफ़ी घबरा गए उस टाइम। यात्रा के शुरू होने में जो खुशी और उत्साह थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी आ गई। अब ये जो है ना, भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस भेदभाव को झेला था। आधे घंटे के बाद जब स्टेशन मास्टर लौट कर आया तो उसने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। अगर हमने कहा कि हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया। सभी बैलगाड़ी वालों को पता चल गया कि ये बच्चे जो हैं महार जाति से हैं। इसलिए कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग के लोगों को सवारी में ले जाना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम दुगना किराया देने को तैयार हैं। पर फिर भी कोई भी स्टेशन गाड़ी वाला था उन बच्चों को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। ये जो है, ये भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी ऊपर बीती हुई जो ये असमानता और भेदभाव की जो बातें हैं ना, ये अपने ऊपर बीती हुई बताई है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो कल्पना करके आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने ना दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखदाई होता होगा अगर लोग आपसे दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी ना पीने दे। छोटी सी घटना यही दिखाती है कि कैसे एक गाड़ी से दूसरी जगह जाने की साधारण काम की सुविधा में भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा भी दे सकते थे। ठीक है ना। स्टेशन के सभी गाड़ी वाहनों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान से भी दूर भेज देता है। आदर सम्मान भी उनको नहीं मिलता है। ये बात, अब ये सब फेस किया जब भीमराव अम्बेडकर जी ने सोचा कि तब उन्होंने पढ़ाई की, अच्छे से वो पढ़े, और फिर जब उनको हर चीज़ की नॉलेज हो गई थी, तब वो इस असमानता, इस ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ लड़े थे। तो समानता के लिए संघर्ष, ब्रिटिश सरकार से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष किया शामिल था। भाई ये नहीं था कि सिर्फ अंग्रेजों तुम भारत से जाओ, उसके साथ साथ ये भी था कि भारत देश में जितने भी लोग हैं सबको समान समझा जाए, सबका विकास किया जाए। ठीक है ना। दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों और किसानों को जीवन में जिस बराबरी का अनुभव किया, जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, जो भेदभाव उन्होंने झेले थे ना, दलितों ने, औरतों ने या जनजातीय लोगों ने और किसानों ने जो भेदभाव झेले थे, वो उसके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है ना। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश न पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, वो भी एजुकेशन ले सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि वो भी पढ़ सकते हैं भाई, जिसका एग्जाम्पल आज आपके सामने है। किसानों और दलितों को अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा मिल जाए, ये सब चीज़ों की मांग उस टाइम उठी थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जब देश आज़ाद हुआ तो जो नेता थे उन्होंने देखा भी समाज में बहुत सी ये गलत कुरीतियाँ चली, बुराइयां हैं, ये असमानताएं हैं, इनको किसी तरह भी खत्म। देश का विकास तभी होगा जब देश के हर तबके का विकास होगा, हर वर्ग का विकास होगा। तो संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम
मूल्य की तरह माना गया। समानता को बहुत अहम रखा गया, ठीक है ना। संविधान लिखते वक्त ये ध्यान रखा गया कि समाज के सभी लोगों में समानता है, उनमें किसी तरह का कोई छुआछूत भेदभाव ना किया जाए। तभी तो हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं कि लोगों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको काम के समान अवसर मिलेंगे। टाइम के जो काम कराने का टाइम है उसके भी घंटे फिक्स किए गए। पहले क्या होता था, मजदूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, दास बनाए जाते थे, उनसे थोड़े पैसों में बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को समाज के जो नेता, गरीब तबके से भी तो नेता आए थे, दलित वर्ग से भी तो नेता उठे थे, उन नेताओं को अपने अपने तबके का, अपने अपने वर्ग का विकास करने के लिए ये बातें सामने रखी और इन सबको संविधान में लिखा गया। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार हो, समान अवसर प्राप्त हो, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता था। ये सब चीज़ें बंद हो गई, बंद की जाए और इसे कानूनी रूप से, अब वही बात है ना, बिना डर के कोई काम नहीं होता। अगर कह दिया जाए कि भाई अब इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये बात कही जाए, तो भाई कोई करे ना करे अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। कोई तो समझ जाए भी ठीक है ये भी हमारी तरह इंसान है, पर दूसरे ना करे, वो वैसा ही ट्रीट करे जैसे पहला करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करे। अगर उनको डर मिले कि हाँ तूने बुरा व्यवहार किया, तुझे सजा मिलेगी या जुर्माना देना पड़ेगा, तो वो उस काम को नहीं करेगा। तो इसलिए उसे कानूनी रूप दिया गया, कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। अब ये नहीं था कि नीची जात में पैदा हुआ है तो तू भाई कचरा ही ढोएगा। भाई नीची जात में पैदा हुआ कोई बात नहीं, तू पढ़ लिख और तू आईएएस बन, तू देश का राष्ट्रपति बन, प्रधानमंत्री बन, कुछ भी बन, ठीक है ना। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इसके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी, संविधान ने, कि गरीबों और मुख्य धाराओं से जो अलग अलग लोग पड़ गए हैं ना, उनको, उन सभी समुदायों को समान अधिकार और फायदे मिले, इसके लिए विशेष कदम उठाए जाए। जैसा कि आपका आरक्षण होता है, आरक्षण का आरक्षण भी तो यहीं से आया ना कि भाई जो पिछड़े हुए लोग थे, अगर उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई नौकरियों में, आपकी संसद में, हर जगह, कि अगर वो कम पढ़े लिखे हैं तो भी ये जो सीटें हैं उन्हीं लोगों को मिलेंगी। अगर उन्होंने किसी टेस्ट को क्लियर करने में कम मार्क्स लिए हैं तो ये सीटें उन्हीं की हैं और उन्हीं को मिलेंगी। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है और यह पाठ भी इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। असमानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। जैसा हम शुरू से देखते हैं, पहले कितनी थी, अब ख़त्म हो गई है धीरे धीरे, कुछ तबकों में कुछ बची हुई है। तो अगर हम ऐसे ही कंटिन्यूस में सुधार करते रहे, संघर्ष करते रहे, तो वो भी आगे जाकर ख़त्म हो जाएगी। भारतीयों के लिए समानता मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, उनके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही जरूरी हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि संविधान की इज्जत करना, उससे मूल्यवान मानना सुनिश्चित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में, संविधान में जो लिखा गया है उसकी इज्जत करो, संविधान में जो लिखा है उसको मानो। संविधान तो इसलिए उसको कानून बनाया गया और इसीलिए संविधान को सर्वोपरि रखा गया है कि संविधान में जो लिखा है उसे अगर कोई सरकार ना माने तो उस सरकार पर भी कार्रवाई होगी। इसीलिए हमारी जो न्यायपालिका है उसको सरकार यानी कि उससे अलग किया गया है, संविधान हमारी संसद से अलग किया गया है, सरकार से अलग किया गया। किसी तरह का कोई न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है और वो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार बनाने, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी हो। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य न हो। भाई हमारे संविधान में, हमारा जो देश भारत है उसका कोई भी धर्म नहीं है, कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है। यही तो हमारे संविधान में कहा गया, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि भारत देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के लोग यहाँ समान रूप से रह सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो ये ही तो हमारे देश के संविधान में बनाते वक्त ध्यान रखा गया था कि संविधान में किन किन चीज़ों को डाला जाए। तो इसीलिए तो संविधान को बनाने में इतना टाइम लगा था। संविधान में सभी तबके के, सभी वर्ग के लोगों की राय ली गई थी, उनके नेता वहाँ से आए थे, सभी ने हर चीज़ जो समाज में बुरी तरह से झेली गई थी हमारे देश में, उन सब चीज़ों को हटाने के लिए, देश के सभी लोगों का विकास करने के लिए संविधान में सभी अच्छी अच्छी बातों को इंक्लूड किया गया था।
चलिए भाई, आज आपका चैप्टर यही ख़त्म होता है। इस चैप्टर में सिर्फ यही समझाया गया है कि पूर्वाग्रह क्या थे, रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या थी, कैसे असमानताएं आई, कैसे क्वेश्चन का नहीं पता है कहाँ से किन लाइनों से क्वेश्चंस उठा दिए जाते हैं, और सीटेट में जो टॉपिक दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन ज़रूर है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देख सकते हैं, क्वेश्चन यही आपके एनसीईआरटी से बनते हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसे डीपली स्टडी कीजिए। चलिए भाई, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, छोटा वीडियो भी बना सकती थी, पर जब तक आपको अच्छे से ना समझाया जाए खोल के तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है। इसलिए वीडियो थोड़ा डिटेल हो जाता है, पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर आप इन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस में मात नहीं खाएंगे। ओके भाई, थैंक यू।